तीसरी लहर कब आएगी और ये लहर कितना कहर ढाएगी, इस पर अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस प्रदेश में आ चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि कोरोना पर कंट्रोल पा लिया गया, धड़ाधड़ रियायतें भी दी गई, जबकि डॉक्टर और वैज्ञानिक ताकीद कर रहे हैं कि अभी सावधान रहना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर हमारे रहनुमा खतरे का पूर्वानुमान लगा नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर लगाना नहीं चाहते। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या सियासी दलों ने और क्या लोगों ने कोरोना का डर भुला दिया है? सवाल नंबर 2, तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं, तो जिस तरह से रियायतें दी जा रही हैं ऐसा लगता है मानो तैयारियां पूरी हो गई। तो सवाल यही है कि क्या सचमुच तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? और सवाल नंबर 3, ये चरणबद्ध अनलॉक किया जाता है, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप छूट का दायरा बढ़ाया जाता है, ये कितना योजनाबद्ध होता है या कितना योजनाबद्ध रहा मरुधरा के लिहाज से, इसे खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, जुड़ रहे हैं। राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता हैं, जुड़ रही हैं। धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, सीनियर न्यूरोसर्जन। आप सभी का स्वागत है प्राइम डिबेट में। डॉक्टर नगेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पहला केस आया और फिर केसेस आते चले गए। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस प्रदेश में आया है, क्या ये दस्तक है मरुधरा के द्वार पर? निश्चित रूप से ये डेल्टा प्लस का केस आना और पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आना तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। अभी भी सरकारें, जनता बेपरवाह और लापरवाह रही और छूट के दायरे लगातार बढ़ते गए, तो हमें वही फेज को पेश करना पड़ेगा जिससे हम अभी बड़ी मुश्किल से छूट पाए हैं। और ये बीकानेर में जो आज केस पाया गया है, महाराष्ट्र में पाया गया है, मध्य प्रदेश में पाया गया है, एक केस डेथ रिपोर्ट भी कर दी गई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सरकारी नुमाइंदों को, हमारे सरकारी अफसरों को, सरकार को छूट देने के पहले इस केस को बहुत तरह से अच्छी तरह स्टडी करनी चाहिए कि हमने जो दूसरी लहर में क्या खोया है और किस तरह से हमने इसको काबू पाया है। तीसरी लहर मेरे हिसाब से इससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर नगेंद्र एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिक नजरिए को, क्या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके सजेशंस को सरकारें नजरअंदाज कर रही हैं या पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रही हैं? 100% वे में हो सकता है 70-60% में करती हो। देखिए, सरकार की मंशा ये रहती है कि जीवन बचे और जीवन चले। ये सरकार की मंशा है कि आम आदमी का जीवन भी चले। लेकिन जो तीसरी लहर, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसमें जीवन बचाने का उद्देश्य ज्यादा है, जीवन चलने का उद्देश्य ज्यादा नहीं है। इसलिए जो छूट जिस तरह से दी जा रही है उसको बहुत लिमिट करनी पड़ेगी अभी भी। और पब्लिक को जो एकदम से बेपरवाह और लापरवाह हो गई है, इसको अभी भी समझना पड़ेगा। सरकारी शक्तियां अभी भी अपनानी पड़ेंगी यदि हम चाहें कि जो पिछली बार हमने गलती की, यही महीना जून जुलाई का था और हमने सब तरह की छूट दी और उसका परिणाम हमने भुगता है। ठीक है। और ये जो सब सरकारें दावा कर रही है, पूरा देश दावा कर रहा है कि हम तीसरे वेरिएंट के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से जो इसका खतरनाक रूप आएगा उसके लिए कोई भी सरकार जैसे दूसरे रूप में थी, तीसरे रूप में थी, तैयार रह पाएगी, ये मुश्किल सा है। ठीक है डॉक्टर साहब। धीरज जी, इसलिए धीरज जी, देखिए, इतना तो तय है कि तीसरी लहर से आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। आगे कुआं है, पीछे खाई है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से लड़ेंगे तो मरेंगे। स्वप्निल, इसमें सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि पिरामिड लॉ होता है, एक रिवर्स पिरामिड है। आप इसको रिवर्स पिरामिड के जैसे देखिए। हम रोज प्रोपेगेट ये कर रहे हैं कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी की जो रेट है वो बहुत कम हो गई है, हमारी रिकवरी रेट बहुत बढ़ गई है। आप इसको उल्टा कर दीजिए। जब तक हमारे पास सेकेंड वेव नहीं आई थी तो हम इसी स्थिति में थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। आज भी कौन से 50,000 से कम केसेस अगर पूरे देश में नहीं है तो इसको कम केस क्यों मानते हैं? सेकेंड वेव गई ही नहीं है, थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है नहीं।
तो अब अगर महाराष्ट्र से चल के डेल्टा प्लस वेरिएंट मध्य प्रदेश पहुंच चुका, मध्य प्रदेश बिल्कुल राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, अब राजस्थान में पहला केस आ गया है। पहले केस की कहां से आया इसको ढूंढने में ही आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है, लेकिन ये फैल बहुत तेजी से जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बात यह है स्वप्निल, बड़े मुझे जो चिंता खाती है वो ये है, क्या हमारी तैयारी पूरी है? जिस तरीके से सेकंड वेव में हम ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे थे, हम बेड्स के लिए जूझ रहे थे, हम कंसंट्रेटर्स के लिए जूझ रहे थे, हम स्किल्ड मैन पावर के लिए जूझ रहे थे, तो क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्योंकि सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है, तीसरे की खतरनाक वेरिएंट का दस्तक हो और इस वेरिएंट के लिए तो कहा जा रहा है डॉक्टर भी श्योर नहीं है कि हमें इलाज किस प्रोसीजर से करना नहीं है। इस वेरिएंट का तो छोड़ो स्वप्निल, इससे पहले वाले वेरिएंट का पता था क्या किसी को कि इलाज किस प्रोसीजर से करना है? और उससे पहले पता था कोविड का इलाज सिर्फ सिम्टम बेस्ड हो रहा है, और सिम्टम्स जैसे जैसे वर्स्ट हो रहे हैं, आप आज की तारीख में देख लीजिए, डॉक्टर साहब है साथ में, बिल्कुल ये इत्तेफाक रखेंगे, पोस्ट कोविड जिस तरीके से लोगों के फाइब्रोसिस हो रही है और लंग्स आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, वो कंडीशंस वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं। अभी भी कई हॉस्पिटल्स में 2-2 महीने से लोग वेंटिलेटर में है या आईसीयू में, बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। पोस्ट कोविड स्थिति है ये, कोविड नेगेटिव हो चुका है। मैं सड़कों पर क्या देख रहा हूं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी निकलने लगे हैं। मैं सड़कों पर क्या देख रहा हूं कि मास्क पहनकर तो निकलते हैं, नो मास्क नो एंट्री, तो मास्क पहना एंट्री ली और मास्क को नाक के नीचे कर दिया या गले के आसपास तक ले आए। ये लापरवाही की जो इंतहा है जो कि शहरों में दिख रही है, तो फिर गांव का आप इमेजिन करके देखिए, एक सब्जी वाला सुबह से लेकर शाम तक सब्जी बेचने के लिए मास्क लगाकर नहीं रखने वाला है। अब आप उसे कैसे एनफोर्स करेंगे, ये तो आपको सोचना था। आपकी जागरूकता में दम होता तो आज हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष के रूप में किसी भी अनलॉक पर आपने सवाल नहीं उठाए। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में जो सरकार प्लानिंग कर रही थी लॉकडाउन के बाद अनलॉक की, वो सही थी। आज आप सवाल उठा सकती हैं पहला केस आने के बाद, अब तक तो आपने नहीं उठाए। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोविड में साथ साथ चलने के साथ में जो निर्णय सरकार ने लिए गए उसका पूरी तरह से पालन करती गई। अभी बहुत सारी बात डॉक्टर साहब ने भी कही, धीरज जी ने भी कही। मैं एक बात को बहुत स्ट्रेसफुल कहना चाहूंगी सर, 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहली बात कि हम तैयारी रखें। तैयारी कौन सी कि सीएचसी पीएचसी पे क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र से लगातार लोग जो है शहरी क्षेत्र में सेकंड वेव में आए, उसकी तैयारी किस तरह की है सरकार की, इसका डेटा स्वर्णिम जी कह दे, बता दें अभी। अदरवाइज क्या है, आप जानते हो जैसे ही वेव आएगी लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, लगातार देखिए आप जो ये नियम कायदे बना रहे हैं उसके बारे में लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है कि आज ही आपने देखा सड़कों पर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि अभी किस विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। राखी जी, कहां उठाया? किस अनलॉक के प्रोसीजर पर आपने सवाल उठाए? कब आपने बताया कि उसमें प्लानिंग में कमी थी? स्वप्निल जी, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं स्वप्निल जी, फिर अपन बात कर लेंगे। आई थिंक मेरी 3 बातें, लेकिन सवाल पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रिपरेशन ऑन सीएचसी एंड पीएचसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दूसरी बात जो मैं आपसे कह रही थी कि आपने देखा कि पूरे लॉकडाउन के अंदर जो पूरा 2-2.5 महीने का पूरा टेन्योर रहा, उस तरह से सरकार ने किस तरह का एक नजीर पेश किया वो देखिए ना। जनाजे जा रहे हैं जिसमें 15,000 लोगों को आप अलाउ कर रहे हो, मैराथन करा रहे हैं जिसके अंदर लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। आज भी आपने प्रदर्शन किया। स्वप्निल जी, मुझे ये बताइए, अगर सरकार के प्रतिनिधि इस तरह का अगर प्रदर्शन करेंगे तो जनता के सामने क्या मैसेज देंगे? राखी जी, देखिए ये जो नजीरें पेश करने की बात है ना, ये दोनों राजनीतिक दलों ने चुनावों के टाइम पर अलग अलग समय पे दिखा दी, लेकिन एक आज के घटनाक्रम को एक नजर से नहीं देखा गया। जो मैं इस टेबल पर रखना चाहता हूं वो ये कि आज जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर, 2 मिनट सुनिए तो सही राखी जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर आपकी पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर हमसे ऑक्सीजन ली, 12 राज्यों का हक मारा गया, तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल आपको बेवकूफ बना ले गए। ये आपकी नजर रखने की ताकत थी। देखिए उस समय किस तरह की क्राइसिस थी, इनफैक्ट नजर बनाने की बात नहीं। आप देखिए राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री सुबह परसों तक तो क्या बोल रहे थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आज स्वप्निल जी कितनी वैक्सीन लगाई है राजस्थान ने? बिना वैक्सीन के आगे 8 लाख आपने आज एक दिन के अंदर लगा दी, बिना वैक्सीन आए कर दिया। ये परसों का तो समाचार बता रही हूं मैं, जब मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। ये देखिए जो नॉन बीजेपी स्टेट है उन्होंने एक पूरा क्राइटेरिया बना रखा है कि लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना, उनको लगातार इस बात के लिए आगत, लेकिन हो क्या रहा है, इससे पैनिक कंडीशन क्रिएट होती है। लेकिन फिर एक बार फिर राखी जी, जो मैंने पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने, मैं आपकी मॉनिटरिंग पर सवाल उठा रहा था। जी क्या सवाल? मैंने आपसे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर आपसे ऑक्सीजन मांगा, तो आप भी तो दे गए, आप उस झूठ को मान गए। आपको बेसिकली उन्होंने झूठ बोला और आप उसे बाय कर गए। जी
आप मेरी बात 2 मिनट सुनेंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने जो मुझे बात कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या उसके ऊपर कंट्रोल था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऑडिट होगी ऑक्सीजन की, उस गवर्नमेंट ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसे कम कर दिया था। वहीं से ऑडिट स्टार्ट हुई और उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि इसकी ऑडिट कराई जाए। ऑडिट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे कोविड से फाइट में आप फर्स्ट डे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कम से कम कहा तो देश को यही गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी, सारी चीजें सेंट्रलाइज थी, तो आपकी मॉनिटरिंग में चूक तो हुई है, ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूक तो हुई है, एक ऐसा राज्य आप संभाल रहे हैं और आपने पहले भी संभाला है जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी है, उसमें आप ये नहीं समझ पाए कि जैसे ही आना जाना चालू होगा नया वेरिएंट आ सकता है, वो भी तब जब वो उन राज्यों में वेरिएंट मिल गया जो जिनकी बॉर्डर्स हमसे सटी हुई है, खासकर मध्य प्रदेश। देखिए स्वप्निल जी, हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये कहा था कि अगर देश में लॉकडाउन लगाना है तो एक साथ संपूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा अगर लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें रोक लगाई जा सकती है इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग में या किसी भी प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन। आप अपने पुलिस के द्वारा अपने प्रदेश में आने वालों को नहीं रोक सकते? देखिए हमने तो रोका ही है और सारे टेस्ट करवाए जो आए हैं। सर रोका है मतलब? इसीलिए जब देखिए सुनिए, जो चल रहा है और जिस प्रकार से अनलॉक हुआ है, क्योंकि हमारे स्टेट में अनलॉक हुआ, किसी दूसरे स्टेट में अनलॉक पहले हो चुका है, तो ये सारी चीजें हैं। जब वेरिएंट आया तो ये हिंदुस्तान में तो बना नहीं है डेल्टा प्लस वेरिएंट, और सब चीजें आकर के आज 45 जब मरीज ट्रेस आउट हुए थे तब केंद्र सरकार ने क्या वार्निंग, क्या एडवाइजरी जारी की, ये सबको पता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक चीज और, कि अभी राखी जी की मैंने पूरी बात तो मुझे सुनाई नहीं दी, थोड़ी सी सुनाई दी। तो राजस्थान में लॉक करना या लॉकडाउन लगाना या अनलॉक करना, ये सारी प्रक्रिया में सभी दलों को, समाज के सभी वर्गों को इनको सुना जा करके इनकी सहभागिता। लेकिन अब मुझे ये बताइए ना कि ये जो आप कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं? निर्णय लिया गया। मेरा सिंपल सा सवाल है, ये जो आप कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं? हालात तो इस ओर इशारा नहीं करते कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए, जितने ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा आपकी सरकार ने की उसमें से कितने चालू हो गए? 2 महीने के तो वक्त हो चुका है घोषणा किए को। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये थोड़े से आंकड़े में दे देता हूँ जो हमने तैयारी की है। अगर आप देखें तो हमारी अभी तक कैपेसिटी थी 350 मीट्रिक टन की, इसको 1000 मीट्रिक टन तक लिया है और ये जुलाई 15 तक। मुझे एग्जैक्ट आंकड़े चाहिए, जितने ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा हुई थी उसमें से कितने चालू हुए? बिल्कुल मैं यही दे रहा हूँ स्वप्निल जी, 15 जुलाई को हमारी जो कैपेसिटी होगी वो 1000 मीट्रिक टन होगी और 15 जुलाई 20 जुलाई को हम ड्राई रन कर रहे हैं। सुनिए, ड्राई रन होगा। कितने ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए? सिंपल सा सवाल है सर, बता दीजिए। जितने की घोषणा हुई थी उसमें से कितने चालू हो गए? देखिए उनमें से आधे से ज्यादा चालू हो चुके हैं और मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो अभी जो नहीं हुए हैं जिनमें, वो 15 जुलाई तक पूर्ण हो जाएंगे, पूरे चालू फुल कैपेसिटी के साथ। देखते हैं और सुनिए देखते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर डॉक्टर नगेंद्र आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नगेंद्र, मेरा सवाल जो है वो ये है कि जितनी भयावहता के साथ ये बीमारी हमसे टकराने वाली है या जितनी फियर्स बैटल में हमें इस बीमारी के खिलाफ उतरना है, उसके लिए जरूरी संसाधन कभी भी इनफ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी लहर कितना कहर ढा देगी। और चीजें ऐसे ही रही तो तीसरी लहर छोड़िए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भी आ सकती है। जी देखिए, जिस तरह का माहौल बना है और गवर्नमेंट सरकारें जिस तरह से अनलॉक करती जा रही हैं, और अभी अनलॉक की प्रक्रिया बहुत मुश्किल से 10, 15, 20% ही हुई है और तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है। मुझे पता नहीं है, मैं तो एक चिकित्सक और न्यूरोसर्जन के नाते मैं कह सकता हूं कि तीसरी लहर का जो रूप होगा, स्वरूप होगा, उसकी हम कितनी भी तैयारी कर ले, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सरकार चाहती है, सारी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि तीसरी लहर इतना जल्दी दस्तक नहीं दे, उसको हम कंट्रोल काबू कर सकें, तो सबसे पहले मेरा एक सुझाव है सरकारों को कि 30 अगस्त तक इस चीज को, अनलॉक की प्रक्रिया को इतना स्लो करें और वेट एंड वॉच करें कि 30 अगस्त तक इसका रूप क्या आता है। एग्जैक्टली हाँ। ऐसा नहीं कि आज हम पूरा अनलॉक कर दिया और लोग जिस तरह से लापरवाह बेपरवाह के सड़कों पे घूम रहे हैं, तो इसका रूप ऐसा नहीं कि 30 अगस्त तक इतना अनकंट्रोल हो जाए कि पिछली बार तो बेड ऑक्सीजन की मारामारी थी, इस बार जगह की मारामारी हो जाएगी, घरों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सरकारों से मेरा अनुरोध है
कि यदि वाकई हम इससे सीरियस हैं, चिंतित है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं, एक मानवीय मुद्दा बनाएं और 30 अगस्त तक इस चीज का वेट करें। इसीलिए मैं राखी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। राखी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि हम सरकार का साथ देना चाहते हैं और जब कांग्रेस कहती है सरकार का साथ देना चाहते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ आरोप लगाती है, वही आपने भी किया। आपने भी बेसिकली कुछ नया नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष क्या होता है, सरकार कोई कदम उठाए कंस्ट्रक्टिव वे में, उसको बता दे इसमें ये कमी है। अनलॉक को लेकर आपने क्या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए थे जब भी सीएम ने बुलाया, सर्वदलीय बैठक हुई और बीजेपी के प्रतिनिधि शामिल हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको जो सजेशंस दिए। स्वप्निल जी, आप मेरी 2 मिनट अगर बात बोले बिना इंटरप्ट किए तो मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी। सरकार ने जो सजेशंस दिए वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, ऑक्सीजन की बात आप लगातार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में बैठे, लेकिन अभी जरूरत जो है वो किसके लिए है? तीसरी लहर बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, तो उनके लिए जो वेंटिलेटर्स हैं उनको ट्रेन्ड स्टाफ कैसे ऑपरेट करेगा, उनकी भर्ती की बात है। ये लगातार हमारे नेताओं ने सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। एक विपक्ष के फॉर्म में हम लोग साथ देंगे, लेकिन जहां कमियां होंगी वहां बताया भी जाएगा। मैं बताऊं आपको, तो क्या अनलॉक में कमियां नहीं थी? हॉस्पिटल है वहां पर अभी क्योंकि एक्सरे लगातार कि इतने अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको देखिए आर्थिक स्थिति जो है पूरे देश के अंदर, ये जरूरी था कि आर्थिक रफ्तार जो है वो लगातार चले और प्रिकॉशंस के साथ चले। अगर प्रिकॉशन लिए जाएं स्वप्निल जी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रिकॉशंस ले कौन रहा है? इनके नेता ही नहीं ले रहे, तो कैसे जनता उसको फॉलो करेगी? हम कैसा उदाहरण पेश करेंगे उसी हिसाब से जनता रिएक्ट करेगी। सरकार के मंत्री अभी जो बहुत लंबी फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे प्रिकॉशंस बीजेपी ही ले रही है अनुशासन को? हम आप बताइए ना कौन सा किया? आप कौन सा नहीं लिया? किस जगह के इलेक्शन में आपने सारे प्रिकॉशंस को फॉलो किया? भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया हो जिसके अंदर जनता ने गलत संदेश दिया हो कोरोना से रिलेटेड? आप बताइए ना मुझे कौन सा किया? अरे मैम, लेकिन आपके लोग क्या सड़कों पर हमें दिखाई नहीं दिए? क्या रैलियों में हमें दिखाई नहीं दिए? कौन सी रैली से बताइए ना रैली? अरे चलिए ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल की रैली बताइए मुझे, एक रैली का बताइए। वेस्ट बंगाल की रैली, आप मुझे बताइए एक रैली। अरे वेस्ट बंगाल की रैली ज्यादा दिन नहीं हुए हैं सर। वेस्ट बंगाल की रैली की फोटोज आपके पास भी है, हिंसा के लिए जो हम लोगों ने और प्रदेश में जेपी नड्डा जी का रोड शो, अभी प्रदेश में जेपी नड्डा जी का रोड शो। सर रोड शो मार्च की बात है, मैं 2.5 महीने है तो सही ना मैम, तब मैसेज नहीं देना था क्या? देखिए स्वप्निल जी, आपके पास डेटा नहीं है तो मान लीजिए ना इस बात को, सही रहेगा। देखिए गजेंद्र जी भी कही कह रहे हैं, पॉलिटिकल बात मत कीजिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसे सही कहिए। अगर इन्होंने गलत प्रदर्शन किया है तो उसको मानिए कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत संदेश दिया है। स्वर्णिम जी, हाँ आप बोलना चाह रहे थे, बोले, फिर मैं आपसे एक सीधा सवाल लूंगा। स्वर्णिम जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरे नेताओं पे आरोप लगाने के बजाय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिदिन फोटो आ रही है, अमित शाह जी की जो फोटो आ रही है, जहां वो मीटिंग कर रहे हैं, जिस जगह पे वो दौरा कर रहे हैं, आरोप लगाने की जगह सुबह से शाम तक राहुल गांधी वही तो कर रहे हैं। देखो ऐसे हवा में बात मत कीजिए स्वर्णिम जी। मैं तो आज के अखबार की फोटो देख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। तो आप आज की ट्वीट देख लीजिए, आज के अखबार की देख लीजिए राखी जी, अगर अखबार पढ़ती हो तो। और सबसे बड़ी बात, आपके नेताओं ने अनलॉक प्रक्रिया में जो सरकार के साथ वार्ता हुई, जिसमें बुलाया गया सहभागिता में, मार्केट खोलने, दुकानें खोलने, दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने की मांग की है आपने। ठीक है, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, 2 मिनट स्वर्णिम जी सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आप गारंटी के साथ ये बात कह सकते हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा? क्या आप गारंटी के साथ ये बात कह सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, हमारी सरकार का तो जो दायित्व है हम उसको पूर्ण करेंगे। आप कह रहे हैं एक आदमी को मरना, हम कह रहे हैं कि हम सबसे पहला प्रयास करेंगे कि किसी को इन्फेक्शन ना हो गया अचानक। उसके बाद सुनिए बात सुनिए ना, बड़ा अगर विस्तार नहीं होना, ये रोकना, इसके अलावा जान बचाना, लोगों के इलाज कराना, मुफ्त इलाज कराने की सुविधा हम ही दे रहे हैं। और जिस कैपेसिटी की आवश्यकता है, धीरज भटनागर जी, वक्त सब देख रहा है। स्वप्निल, समस्या क्या हो रही है ना, जैसी जब चर्चा कर रहे हैं ना तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पे चले जा रहे हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया। या बहुत जरूरी था कि अवेयरनेस कैंपेन अगर कर रहे थे और आप देख रहे हैं कि अगर अनुशासनहीनता हो रही है तो सरकार पर दबाव डालिए कि लोगों को अनुशासन में रहे और लॉ को एनफोर्स करा के अनुशासन हो। और बीजेपी भी सड़क पे आके लोगों को समझाए कि भैया ये सब मत करो, क्योंकि अनुशासनहीनता हर जगह हो रही है। सड़क पे हम सब देख रहे हैं, तरीका सिर्फ एक ही है कि या तो दूरी बना के रखे। अब एक मोटरसाइकिल पे 4 जने चल रहे हैं, जाहिर है सरकार को रोकना पड़ेगा।
सरकार की पुलिस को इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉ, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। लोग दुकान खोल रहे हैं, झुंड के झुंड टूट पड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में विपक्ष की एक पॉजिटिव भूमिका बना के आप लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, मना करिए और लोगों को एजुकेट करिए, क्योंकि ये एजुकेशन लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। आप जैसे अभी अनलॉक कर देंगे सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। आप अभी देख लीजिए, एक ठेले पे खड़े होकर लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, क्या मुझे तो लगता है कि चूंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, जो जागरूकता रथ बनाए गए थे प्रदेश सरकार या किसी भी सरकार की ओर से, वो अब बैठे होंगे क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल भरवाने का पैसा नहीं है। और रही बात जागरूकता की, तो 1.5 साल से हम लोगों को वही कर रहे हैं। मीडिया पर भी हर रोज स्क्रीन पर आकर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग भी नहीं सुधर रहे हैं। तो सरकारों को तो चरणबद्ध तरीके को योजनाबद्ध तरीके में बदलना ही होगा, लेकिन हमें भी सुधरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।